नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीसी मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आया हूं और प्रश्न वही हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना लेट के हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों, चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उस विराम को यति कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न हैं हैंड रिटेन जरूर हैं, लेकिन सारे के सारे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें और तैयार कर लें। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, हिंदी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लें और गारंटी है कि इससे ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग, क्योंकि प्रति धन एक होता है तो प्रति इसमें उपसर्ग होगा प्रत्येक में। ओके, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न 6 कह रहा है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स, नीलांबर में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? नीलांबर में कर्मधारय समास है। फ्रेंड्स, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। यदि आपको समास पढ़ना हो, संधि पढ़ना हो या हिंदी से रिलेटेड कोई भी अगर चैप्टर आपको पढ़ना है, आप बताएंगे, हम उस चैप्टर को बारीकी से पढ़ाने का एकदम बेसिक से पढ़ा देंगे। लेकिन ये वन लाइनर है, ये फास्ट रिवीजन है, सुपर फास्ट रिवीजन है। आप इसको तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसों में रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लें कि किस रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं। देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं, और एक प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं पूछ रहा है, तो 52 है, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। श, श, स, ह। ये श, श, स, ह जो है ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, य, र, लव को कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, य, र, लव को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, य, र, ल, व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी मैंने इस बात की चर्चा की थी ऊपर के क्वेश्चन में कि हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। आ गया प्रश्न कि हिंदी मानक वर्णमाला में कुल 52 कुल 52 वर्ण होते
है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं की संख्या है। नेक्स्ट है, नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र, देखिए संख्या का बोध करा दिया नवरात्र, इसलिए नवरात्र में द्विगु समास होता है। नवरात्र में कौन सा समास होगा? नवरात्र में द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो फ्रेंड्स, उल्लास का संधि विच्छेद उत प्लस लास, उत प्लस लास बराबर उल्लास, इसलिए उल्लास का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास, और त के नीचे हलंत होगा, ध्यान देंगे आप। नाक में दम कर देना, ध्यान से देखिए, नाक में दम कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। आप बात बात में यूज करते हैं कि नाक में दम कर दिया, तो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, घर से बाहर जाना, घर से बाहर गया की बात कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में अपादान कारक होगा। घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जब दो वर्णों का मेल होता है तो उससे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये जो दो वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार या परिवर्तन होते हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? यहाँ पे 3 बेर भी दिया है और यहाँ पे भी 3 बेर दिया है, मतलब एक ही वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, इसलिए इसमें फ्रेंड्स यमक अलंकार होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में यमक अलंकार होगा। ऐसे यमक अलंकार का कनक कनक ते शौगुनी माँ दगता अधिका या खाए बौराय जग वा पाए बौरा, अगर इस प्रकार से भी देता है तो उसमें भी आप यमक अलंकार ही करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदौ रघुराई में अलंकार कौन सा है? तो चरण कमल बंदौ रघुराई में रूपक अलंकार है जो कि हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इसे आप घोल कर पी जाइए कि चरण कमल बंदौ रघुराई में रूपक अलंकार है। राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा भिक्षुक को दान देता है वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे दान देने की बात होती है को और के लिए, जहाँ चिन्ह होता है वहाँ पे संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा संप्रदान कारक। फ्रेंड्स, कह रहा है राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो सीधे सीधे आप तुरंत इसका आंसर लगाएंगे संप्रदान कारक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, क वर्ण किसके योग से बना है? देखिए, ये कभी कभी प्रश्न पूछ देता है क वर्ण किसके योग से बना है, कभी छ वर्ण किसके योग से बना है, कभी ज्ञ वर्ण जो है किसके योग से बना है, स्र किसके योग से बना है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप एकदम से याद कर लीजिए, क्योंकि इन चारों में से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछता है एग्जाम में। तो इसमें कह रहा है कि क वर्ण किसके योग से बना है, इसका करेक्ट आंसर होगा क प्लस अ। क हलंत होगा, ध्यान से देखिए, ये जो क है क के नीचे हलंत है, तो क और प्लस अ मिल करके क्या बन जाएगा? आपका क मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इसका होगा क प्लस अ। नेक्स्ट है, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? तो फ्रेंड्स, यथार्थ में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे उसने तो कमाल ही कर दिया, किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अरे के बाद क्या है? यहाँ पे एक चिन्ह यहाँ पे लगा है विस्मयादि बोधक का, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अरे उसने तो कमाल ही कर दिया, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये होगा आपका विस्मय बोधक। कैसा होगा? विस्मय
बोधक होगा। चलिए फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में कौन सी संधि है? ये है अयादि संधि। पवित्र देता है, भवन देता है, नयन देता है ना। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द देते हैं उसमें अगर पूछता है कौन सी संधि है तो उसमें अयादि संधि होगी। अयादि संधि के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल्स में, बेसिक से, इसलिए आप इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, आप तैयार कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न कह रहा है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। किस प्रकार का वाक्य है? उसने कहा मैं घर जाऊंगा, ये मिश्र वाक्य है। वाक्य कुल कितने होते हैं? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? देखिए ये 3 चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, एक ये, 2, 3। ये इसमें से योजक चिन्ह आपको बताना है कि कौन सा है। तो योजक चिन्ह जो होगा, ये जो चिन्ह है योजक चिन्ह इसको बोला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। फ्रेंड्स, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो खैर ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछे गए हैं। अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बेसिक से डिटेल्स में पूरा इसको बता दूंगा। तो बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो बे जो है ये उपसर्ग होगा। बेइंसाफी में बे उपसर्ग लगा हुआ है। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो फ्रेंड्स, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। अगर आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो ये जो बुढ़ापा शब्द जो लिखा हुआ है ये अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही सेम टू सेम यही प्रश्न उठाकर पूछता है बार बार कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। तो आप इसका आंसर देंगे भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर में विसर्ग संधि है। मनोहर में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद सत धन चित धन आनंद होगा। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। और जब भी आप देखेंगे एग्ज़ाम में जो देता है वो सत और चित लिखा रहता है, लेकिन कभी कभी वहाँ पे आपको सत ऐसे लिखा रहेगा, चित ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन वहाँ हलंत नहीं होगा। इसलिए आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि जिसके नीचे हलंत होगा, हलंत किसे कहते हैं? जो वर्ण के नीचे ऐसे बना होता है। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो फ्रेंड्स, बघेली बोली का जो संबंध है वो पूर्वी हिंदी से है। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? 5 होती हैं। तो उसमें से 5 में से जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी से ही संबंध रखती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रजबुली किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रजबुली पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली पुरानी बांग्ला के नाम से जाने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।